नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सनी गंगासागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रायपुर से आ रही खबर से। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 की समेत कई अहम प्रस्तावों को लेकर मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नया रायपुर में शैक्षिक संस्थानों को लीज पर जमीन मिलेगी। एसवीकेएम संस्थान को 40 एकड़ जमीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। तो साथ ही साथ एसटीपीआई के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्रों में लैब संचालन पर भी निर्णय हुआ। हालांकि कैबिनेट में रायपुर में लागू होने वाली पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर के पहले ही जानकारी दे दी थी कि पुलिस कमिश्नरी का स्वरूप यथावत रहेगा। तो इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा, जिस पर कैबिनेट में मुहर लग गई है, यानी कि इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि अटकलें लग रही थी कि इस पर बदलाव होगा, मुहर लग जाएगी। कहा यह भी जा रहा था कि ग्रामीण और शहरी के लिए एक ही व्यवस्था रहेगी, लेकिन अब फिर से ये बात निकल कर आई है कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर हरिभूमि आईएनएच 24/7 के प्रधान संपादक ने पहले ही ये खबर आप तक पहुंचाई थी। आईएनएच 24/7 की खबर पर एक बार कहीं ना कहीं फिर से मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई के साथ एमओयू का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदू सम्मेलनों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि पहचान है, जबकि सनातन ही असली धर्म है। तो दिग्विजय सिंह ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी मिलकर राजनीति का खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को डराकर हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही जाती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार देश का बंटवारा कर दिया, लेकिन अब देश का बंटवारा नहीं, मोहल्लों और शहरों का बंटवारा हो रहा है। इस बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा पलटवार किया है। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती और हिंदू विरोधी बयान देकर देश की संस्कृति को बदनाम करते हैं। तो देखिए, फिर से एक बार जो बयान है उस पर विवाद शुरू हो चुका है। एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम, कहीं ना कहीं फिर से टकराव की जो स्थिति है वो बनती नजर आ रही है। आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर दिग्विजय सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो है मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना। ना हिंदुओं को खतरा है, न मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। धार जिले की भोजशाला में 23 जनवरी यानी कि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन होने की वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान और विवाद से बचने पर मंथन किया। मुस्लिम समाज ने सीमित संख्या में सांकेतिक नमाज का प्रस्ताव रखा है, जबकि भोज उत्सव समिति ने अखंड पूजा जारी रखने पर जोर दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि एएसआई के सर्वे के मुताबिक पूजा और नमाज का समय तय किया जाए और समाज में सौहार्द कायम करें। दिग्विजय सिंह ने पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सन 2003, 2013 और 2016 में दिए गए आदेश में ये स्पष्ट कर चुका है कि जब भी बसंत पंचमी का त्योहार और शुक्रवार की नमाज साथ में होती है तो बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से लेकर के दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद 3:30 से सूर्यास्त तक की जाएगी और दोपहर 1 बजे से 3 बजे का समय शुक्रवार की नमाज के लिए छोड़ा जाएगा। तो वही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को मुस्लिमों का खलीफा उन्होंने बता दिया कि मुस्लिमों के हितैषी है, अक्सर उनके हित में वो बात करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से भोजशाला विवाद 23 तारीख से पहले राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। तो दिग्विजय सिंह जी मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों करती? और दिग्विजय सिंह जी इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के, और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है और दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे संत रामभद्राचार्य महाराज ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अन्याय किए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने अन्याय किया है। मैं जगत गुरु हूं और वो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये होता है कि गंगा तट रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था तो आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम तक में पैदल ही जाते हैं। अन्याय उन्होंने किया था। शंकराचार्य को लेकर के उठे सवालों पर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के 4 बच्चे पैदा किए जाने के सवाल पर भी अपनी बात रखी। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के हिंदू शब्द को लेकर के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। तो देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज को लेकर जो संत समाज है वो भी 2 धड़ों में बट गया है। एक उनके समर्थन में है, एक उनके विरोध में है। सब अपने अपने तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जिस तरह से उनको 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया था कि आप शंकराचार्य है या नहीं है, इसका जवाब भी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने दे दिया है। और इसमें एक जिक्र उन्होंने ये भी किया कि जब 2022-23 में कोर्ट ने कहा कि आप शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, उसके पहले ही वो शंकराचार्य की जो पदवी है वो ले चुके थे। ऐसे में कोर्ट का आदेश उनके लिए मान्य नहीं होता। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य उनको बनाया ही नहीं। मैं स्पष्ट कहूं, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूं।
मधुक सरंति हिंदव मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। हिमालय में समारभ्य जावदिंत सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदव इत परिचक्षते। उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं तो क्या कहूँ। तो इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि धर्मगुरु भी अब कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर बटे हुए नजर आते हैं और इसलिए भी उनके बयानों में एक अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस वैश्विक मंच पर वो मध्य प्रदेश की निवेश नीति, औद्योगिक निवेश और उन्नत तकनीक, पर्यटन, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, रक्षा, उत्पादन क्षेत्रों में निवेश अवसरों को पेश करेंगे। मुख्यमंत्री फोरम में उद्योग जगत के साथ राउंड टेबल बैठकें, नेटवर्किंग मीटिंग करेंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ अहम MOU करेंगे। इसके अलावा वैश्विक राजनीतिक प्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। तो ये दावोस दौरा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश और तकनीक से जोड़ने के लिए निर्णायक कदम साबित होगा। राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन के नए अवसर भी पैदा करने की कोशिश होगी। राजधानी भोपाल में गौमांस तस्करी के आरोपों को लेकर के बुधवार को हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। हिंदू संगठनों ने महापौर मालती राय के बंगले का घेराव किया और मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महापौर बंगले पर प्रदर्शन के दौरान आक्रोश जताते हुए महापौर मालती राय की नेम प्लेट पर कालिक पोत दी और पोस्टर भी फाड़े। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान महापौर से इस्तीफा मांगा और बजरंग दल के संयोजक ने कहा कि मामले में असलम चमड़ा को जमानत किस आधार पर मिली। वही बिना सैंपल रिपोर्ट पकड़ी गई गाड़ी को किसके कहने पर छोड़ा गया, ये भी सवाल पूछा गया। INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर में फुडहर सेजबहार सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है और इस खस्ता हाल सड़क को लेकर INS 24/7 ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद PWD विभाग ने इसको संज्ञान में लिया। ये सड़क महज 1 साल पहले ही 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में सड़क की परत चादर की तरह खिसकने लगी, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब सड़क का दोबारा डामरीकरण किया जा रहा है। तो देखिए, राजधानी की सड़क है और वहां पर यह हालात है। 1 साल के अंदर 2 करोड़ की सड़क उखड़ जाती है, परतें चादर की तरह निकलने लग जाती है। प्रमुखता के साथ जब INS 24/7 ने इस खबर को दिखाया, तब जाकर PWD विभाग गहरी नींद से जागा। अब डामरीकरण किया जा रहा है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, PWD विभाग फिर से उस कार्य को कर रहा है जिस कार्य पर सवाल उठ चुके थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं फुंडहर चौक में। फुंडहर चौक से लेकर सेजबहार तक 2 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण 1 साल पहले किया गया था। अब जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि फुंडहर से सेजबहार जाने वाला ये मार्ग है, जहां पर आप सड़क पर डामरीकरण का जो काम है वो देख रहे हैं। इसलिए करने की नौबत आ गई क्योंकि साल भर पहले बनाई गई 2 करोड़ रुपए की लागत से जो ये सड़क का निर्माण हुआ था वो चादर की तरह उखड़ने लगा था। तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई थी जहां पर सड़क चादर की तरह खिसकते हुए नजर आ रहा था और एक बार फिर इस पर डामरीकरण का जो काम है वो शुरू हो चुका है। INS 24/7 की खबर का ये बड़ा असर है। जब हमने खबर दिखाई थी उसके बाद तुरंत आनन फानन में जो PWD विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, सड़क का जायजा लिया और ये भी पता किया गया कि आखिरकार सड़क खसक क्यों रही है। फिलहाल अधिकारियों ने बातचीत तो नहीं की, लेकिन सड़क फिर से बनाई जा रही है। देख रहे हैं आप तस्वीरों में सड़क, जो एक लंबी सड़क है 2 करोड़ रुपए की लागत से
बनाया गया था, डामरीकरण किया गया था। सारे वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर होते हैं क्योंकि ये मार्ग एयरपोर्ट को भी जोड़ता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब 2 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया, डामरीकरण किया गया, तो आखिरकार भ्रष्टाचार कहां पर हुआ है? यानी कि भ्रष्टाचार अगर इस पर हुआ है तो आने वाले समय में क्या इस पर एक्शन होगा? क्या ठेकेदार से सवाल जवाब किए जाएंगे या पीडब्ल्यूडी विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है? फिलहाल लोगों की सुविधा के लिए जो सड़क निर्माण है वो हमारी खबर दिखाए जाने के बाद दोबारा बन रही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और अगली खबर देवास से है, जहां सुभाष चौक में सोमवार को एक दुकान के बाहर खड़ी एक्टिवा गाड़ी से 6 लाख रुपए चोरी हो गए। पुजारी महेश दास बैरागी ने अपनी स्कूटी की डिग्गी में रकम रखी थी, जिस पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। तो पीड़ित पुजारी एक दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे और इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि कब शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ता है। 2,80,000 रुपए निकाल के लेके आया यहाँ समता बैंक में। समता बैंक में से 3,20,000 रुपए निकाला यहाँ से, निकाल के झोला गाड़ी में रखा, एक्टिवा में रख के फिर मैं इधर आया तो यहाँ झंडा खरीदा मैंने, एक ये सामने वाली दुकान पे झंडा खरीदा और गाड़ी बहुत सामने खड़ी थी, उसमें से पैसे निकल गए। यूनियन बैंक गया था 12:30 बजे, 1 बजे इस बैंक से निकला मैं। ये अपने महेश्वरी झंडा वाले की दुकान है सुभाष चौक पे। वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति महेश बैरागी जी अपनी स्कूटी की डिग्गी में 6 लाख रुपए रख दिए थे और कुछ सामान लेने चले गए थे, झंडा वगैरह। इसी दौरान उनकी गाड़ी में से डिग्गी में से वो पैसे वहाँ पे नहीं मिले और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच की जा रही है। कलेक्टर की जन सुनवाई में एक छोटा किसान पहुंचा, जिसने जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे की शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने से पीड़ित होकर आत्महत्या को आखिरी रास्ता बताया। तो देखिए किस कदर ये किसान परेशान था कि उसने आत्महत्या तक की बात कह दी। हालांकि एडीएम ने किसान की पीड़ा को सुनने के बाद जांच रिपोर्ट तलब की है। ग्वालियर शहर के हारकोटा सिर इलाके में रहने वाले लक्ष्मण सिंह कुशवाहा पेशे से किसान है। पुश्तैनी 5.5 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार का गुजर बसर करते हैं, लेकिन उसकी जमीन पर मुकेश और उसके भूमाफिया साथियों ने कब्जा कर लिया। किसान का कहना है कि वह बेलदार का पूरा सर्वे नंबर पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉटिंग का कब्जा उसकी जमीन पर दिलवा रहे हैं, जबकि उसकी जमीन हारकोटा सर्वे नंबर की है। तो देखिए भूमाफिया किस कदर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, खेती की जमीन को अपना बताकर उसको बेच रहे हैं। और अब जिस तरह की स्थितियां बनी है उसके बाद खेती ना कर पाने की वजह से मजदूरी करने को मजबूर है किसान और किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कई बार पुलिस ने भी शिकायत की, बावजूद उसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में थक हार कर लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने अब न्याय के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। पीड़ा क्या जबरदस्ती में कब्जा कर रहे हैं, नहीं तो मेरा तो एक ही उपाय, आत्महत्या करूंगा उनके नाम की। ये मेरे क्लाइंट हैं लक्ष्मण कुशवाहा जी। ये खेती किसानी करते हैं, 5.5 बीघा के आसपास इनकी जमीन है बेलदारपुरा में। उस पर किसानी करके ये अपना लालन पालन करते हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन आज स्थिति इतनी हो गई है खराब, भूमाफियाओं द्वारा इनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। लठ की दम पे कह लो या बंदूकों की दम पे, जैसा भी है, धमका करके इनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। और ये बेचारे मजदूरी करके अपनी पेट भर रहे हैं। आज ज्यादा ही परेशान हो गई है। मेरे को परसों आए मेरे कार्यालय पे, बता रहे थे कि आत्महत्या की स्थिति इतनी आ गई है कि परेशान हो गए। हाँ, इस तरह के 2-3 आवेदन आज जनसुनवाई में आए हैं उनके कृषि भूमि पर कब्जा के संबंध में। उनको समझाया गया, हालांकि मैंने तहसीलदार को मार्क भी कर दिया। तो भूमाफिया लगभग सभी शहरों में, सभी जगहों पर लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे में इन भूमाफियाओं पर नकेल कब तक कसी जाती है, देखना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।